वंदे मातरम साथियों। आज के एक इस विशेष मुलाकात में एक प्रेरक मुलाकात जिसको हमने नाम दिया है, हम एक ऐसे शख्सियत हैं जिनके बारे में जानेंगे। आप सभी उनसे परिचित हैं कि एक बेहतरीन शिक्षक है, एक बेहतरीन लेखक हैं, पर उनके व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने ये ऊंचाइयां हैं, ये कैसे कैसे उतार चढ़ाव आते हुए जीवन में प्राप्त की, उसके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि वो यहाँ तक, इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। एक एक बात हम करेंगे। आज हमारे सामने हैं, हमारे स्टूडियो में आदरणीय आर के वैष्णव जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। नमस्कार सर। हाँ सर, ये जो हमने रखा है इसका मकसद केवल इतना सा ही है कि आपसे लाखों विद्यार्थी पढ़ चुके हैं। अब वो विद्यार्थी हैं, वो भी ये भी जानना चाहते हैं कि सर ने अपनी ये जर्नी किस तरह से प्रारंभ की और यहाँ तक कैसे पहुँचे। और हमें भी पता है कि हम क्या है कि ये शॉर्टकट में तो या नहीं सकते। इसके लिए तपस्या होती है, मेहनत होती है, लगन होती है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो आपकी जीवन कहाँ से एक शिक्षक के रूप में स्टार्ट हुआ सर, या बैकग्राउंड भी थोड़ा सा पहले बता दें कि कहाँ से पढ़े, क्या बिल्कुल रहा। बिल्कुल हाँ जी। सर, देखो मतलब जर्नी की अगर बात की जाए हाँ जी, तो मैं एकदम एक ग्रामीण परिवेश से हूँ। बिल्कुल सर। और मेरा जन्म जिस गांव में हुआ उसमें मतलब आज़ादी के 50 साल बाद भी लाइट नहीं आई थी। आप अच्छा। समझ सकते हैं कि एकदम अभावग्रस्त गांव से मैं रहा। और पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मैं जब 5-6 साल का था तभी मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो ऐसी परिस्थिति हमारे सामने थी कि उन परिस्थितियों में कुछ ना कुछ तो हमें करना ही था। ठीक है। गांव का माहौल था और यूँ समझिए कि शायद मेरे से पहले एक या दो बंदे गांव में ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा। ठीक है। शिक्षा का बहुत अभाव था। मैंने प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव में प्राप्त की। उसके बाद में थोड़ा पंचायत हेडक्वार्टर था हमारा, वहाँ जा कर के हमने सेकेंडरी किया। सेकेंडरी में मेरे अच्छे मार्क्स थे और शायद जहाँ तक मुझे उम्मीद है मेरे उस स्कूल में, जब से स्कूल चालू हुआ था तब से लेकर के मैं पास आउट हुआ तब तक सबसे अच्छे अंकों से मैं वहाँ से उत्तीर्ण हुआ। ठीक है। उसके बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा और मालपुरा जो कस्बा है हमारे वहाँ पास में, जहाँ अभी मैं रहता हूँ, रेजिडेंस है, वहाँ जाकर मैंने हायर सेकेंडरी एजुकेशन लिया। मूलतः मेरा बायो सब्जेक्ट रहा है, साइंस बायोलॉजी से मेरा हूँ। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद में जो है कुछ चीज़ें समझ में आई जब कस्बे के लोगों के साथ उठे, उन विद्यार्थियों के साथ बैठे कि जीवन में बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से हम कुछ भी करके अच्छा अचीव कर सकते हैं। ठीक है सर। फिर उसके बाद में जब ट्वेल्थ हुआ तो मैं जयपुर पढ़ने के लिए आ गया। और जयपुर में, फर्स्ट ईयर में आए, मतलब हाँ, ट्वेल्थ करने फर्स्ट के बाद। ट्वेल्थ करने के बाद फर्स्ट ईयर में जयपुर में आया मैं। हाँ जी। उस समय जयपुर में इतनी भागा दौड़ी की ज़िंदगी नहीं थी, आज जो स्थितियाँ वो नहीं थी, बहुत पहले की बात होने से। हम्म। पर ये कि जयपुर में आने के बाद में एक माहौल मिला, एक ऐसी चीज़ मुझे मिली जिसके कारण मुझे लगा कि हाँ, हम जीवन में गांव से हैं फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और फिर वहीं से मेरे को लगन लगी और मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ पढ़ाना शुरू कर दिया स्कूलों में, इनमें। ग्रेजुएशन होने के बाद में मैं पीटीटी की कोचिंग के लिए जयपुर वापस लौट के आया। हाँ, उस समय पीटीटी का बड़ा हाँ, ट्रेंड था। पीटीटी होती थी और नहीं होता था। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं पढ़ने के लिए आया तो मेरी पहली क्लास रीजनिंग की थी वहाँ पर। ये लगभग किस सन की बात है सर? ये 95 के आसपास की बात है। ठीक है। तो रीजनिंग की क्लास थी, तो रीजनिंग की जो क्लास थी वो मुझे अच्छी लगी, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। तो अच्छा, आप तैयारी करने के लिए आए थे? तैयारी करने के लिए आया था, ठीक बस है। वहीं से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। हम्म। और रीजनिंग पीटीटी में मैं पढ़ाता था सबसे पहले, क्योंकि उसके अलावा होती नहीं थी। उसके साथ फिर मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं 50 क्वेश्चन, वो पढ़ाने शुरू किए। फिर धीरे धीरे लाइन मुझे रास आ गई और छोटे मोटे दूसरे जो है जॉब करते हुए मैं इस लाइन के अंदर एकदम प्रॉपर तरीके से आ गया। 2008 के बाद मैंने सारे दूसरे काम छोड़ दिए और 100% जो है इसी काम में मैं लगा हुआ हूँ। हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो थोड़ा साइकोलॉजी से मिलता हाँ जुलता सर, सा है। मिलता जुलता था। उस कारण आपका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट पैदा हो गया। हाँ, एक कारण और भी था कि हम्म। मैं एक जॉब करता था छोटा मोटा, तो वहाँ पर एक अधिकारी थे, उन्होंने मुझे बोला था हम्म। कि जी साइकोलॉजी में आप एमए कर लेते हो हम्म। तो ये आपको बहुत काम आएगा जीवन में। ठीक है। तो उनका मकसद तो ये था कि एनजीओ वगैरह ये होते हैं ना, उनके अंदर अच्छी पोस्ट पे हाँ। नौकरी मिल जाती है। ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी लाइफ बन जाएगी, और आज उनके कहने पर मैंने एमए किया
ठीक और है। 2004-05 में जब थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई तो पहली बार साइकोलॉजी के प्रश्न उसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन प्रश्नों से मेरी पढ़ाने की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद में जो है मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला परिष्कार। अच्छा, परिष्कार में परिष्कार जयपुर। जयपुर ठीक है उसमें सर। काफ़ी लंबे समय तक मैंने अध्यापन करवाया और वहीं से मेरा मनोविज्ञान में जो नाम अच्छे से लोगों हाँ के बीच में बिल्कुल, आया। अपनी जो मुलाकात हुई थी वो पहली हाँ, परिष्कार में हुई थी। परिष्कार में हाँ हुई थी, बिल्कुल, बिल्कुल परिष्कार बिल्कुल। में हुई। परिष्कार के बाद सर आगे किस तरह से बढ़े? परिष्कार में जब मैं था उस समय परिष्कार ही राज्य का एक सर्वोत्तम संस्थान अपन कह सकते हैं, बिल्कुल बड़ा बिल्कुल, संस्थान कह हाँ। सकते हैं। पूरे राजस्थान का बच्चा वहाँ आता था। हम्म, मतलब सैकड़ों की संख्या में बैचेज वहाँ पर कई वैकेंसियों में पढ़ाए। लगभग 2017-18 तक मैं वहाँ पर रहा। ठीक है। उस बीच में मैंने बाहर आना जाना नहीं छोड़ा। जैसे कि आपके पीलीभंगा में मैं उस टाइम पढ़ाने आता हाँ था। बिल्कुल बिल्कुल आते मैं थे आप। गंगानगर, हनुमानगढ़, मतलब जोधपुर, बाड़मेर, वे राजस्थान के हाँ, मोस्टली सिटी में आप मोस्टली जाते थे। सभी बड़े बड़े शहरों में जो लोग बुलाते थे मैं जाता था। हम्म। और जाने के पीछे मेरा मकसद था लोगों से मुलाकात होना, मिलना। अभी तो ऑनलाइन का ज़माना, तो वैसे ही लोगों तक पहुंच गए। बिल्कुल उस टाइम ऑफलाइन था, तो जहाँ जाते थे उन्हीं बच्चों के बीच में पहुंच पाते थे। बिल्कुल। तो वो मैंने किया, उसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि राजस्थान के कोने कोने में बच्चा मुझे जानने लगा। हाँ भी ये आज के ऑनलाइन जमाने से पहले ही जानने हाँ, लग गया पहले था। ही जानते थे। ठीक और है। ये आपने भी महसूस किया होगा सर, जब मैं आपके पीलीभंगा में पहली बार आया होगा हाँ और आपने यहाँ पे थोड़ा प्रचार प्रसार किया होगा, तो बच्चों में थोड़ी जानकारी तो थी कि हाँ। बिल्कुल, अब क्योंकि आपकी एक छोटी सी बुक थी। हम्म। सबसे पहले एक इतनी बिल्कुल छोटी हाँ, सी बुक, बहुत छोटी सी बुक थी। वो येलो कलर में थी शायद, ऐसा हाँ, खूब सी हल्का, चली थी। हाँ हाँ, ब्लैक येलो दो थी। येलो हाँ में मैनेजमेंट की थी। हाँ हाँ, और एक ब्लैक में उसकी थी साइकोलॉजी की। वो हर एक स्टूडेंट के पास लगभग हाँ, लगभग उस थी। टाइम थी। उस टाइम मैनेजमेंट की बुक्स थी नहीं मार्केट में लोगों की। हाँ तो बिल्कुल उस समय बिल्कुल वो सबसे ज़्यादा चली थी। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने ये पढ़ाते हुए मैनेजमेंट फिर साथ साथ में पकड़ लिया या नहीं, टाइम लगा? एक्चुअल में क्या था कि 2011 में पहली बार स्कूल मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी थी। उसमें ये सिलेबस में डाला गया था। तो अपना क्या सर, एक स्कूल भी चलता है 95 से। मैं मालपुरा में स्कूल भी चलाता था, अच्छा, प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल। वो ठीक। आज भी वहाँ पे चल रहा है, दूसरा कोई बंदा उसको मैंने दे रखा, वो चलाता है। अच्छा। तो वो जो स्कूल का जो काम देखता था मैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो एजुकेशन से जुड़ी हुई थी, मेरे नॉलेज में थी। बिल्कुल। और उस स्कूल मैनेजमेंट के सिलेबस में वो चीज़ें थी। तो वो हम्म। मेरे नॉलेज में काफ़ी थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा तैयारी की उसमें, और 2011 से मैंने जब पहली बार आया तब से इसको पढ़ाना शुरू किया। और सौभाग्य से उस साल ये हुआ सर की परीक्षा में जो पढ़ाया गया उसमें से प्रश्न बैठ गए। तो वो फिर एक स्वभाव में आ गया, बच्चों को भी लगा कि ठीक है, मुझे भी लगा कि अपन ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो भी मेरा एक विषय बन गया। ठीक है ठीक है। तो सर ये जैसे आपने परिष्कार में पढ़ाया, परिष्कार के बाद आप उत्कर्ष तक कैसे पहुंचे? परिष्कार के बाद में सर कुछ देखो, कभी कभी जीवन में ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं कि आदमी जो है, मैं मतलब छोटी मोटी बात कोई हो ही जाती है। तो मैंने परिष्कार से अपने आप को मुक्त कर लिया। फिर मैं एसएमएस जो इंस्टीट्यूट चलता था जयपुर में, हाँ उसमें भी मैंने ठीक काफ़ी है। समय तक काम किया, कई बेचेज वहाँ लिए। हम्म। उसके अलावा जयपुर में अन्य जो दूसरे संस्थान थे वहाँ भी बीच बीच में समय मिलता था तो मैं लेता रहता था। हम्म। फिर उसके बाद में अचानक ही एक बार निर्मल जी का मेरे पास कॉल आ गया था। उस समय मैं बाहर पढ़ाने के लिए गया हुआ था बांसवाड़ा। ठीक है। तो वहाँ पे उनका कॉल आ गया इवनिंग में। तो उन्होंने कहा कि दो चार हमारे बैच हैं हम्म। और टीचिंग मेथड में मैं लेता हूँ, शायद आपको ध्यान होगा। हाँ बिल्कुल, टीचिंग तो मेथड लेते हो टीचिंग हाँ। मेथड के लिए एसएसटी की टीचिंग मेथड की ज़रूरत थी 2018 में उनको। ठीक है। तो उस टाइम उन्होंने मुझे एक बार अप्रोच किया और मैंने एक बार तो मना किया, पर मुझे लगा कि चलना चाहिए। तो हम्म ठीक ठाक नाम था उस समय उत्कर्ष का भी। बिल्कुल। तो मैं वहाँ पर पहुँच गया। पहले दिन तो मैं गया था ऐसे इंटरव्यू के उससे कि चलो बच्चों से मुलाकात हो जाएगी, देख लेंगे कैसी क्लास रहती है। पर उनको, बच्चों को भी पसंद आया होगा, उनको भी पसंद आया होगा, तो मैं वहीं का होकर रह गया। हाँ लंबे और टाइम तक काम किया हाँ, फिर आपने। उसके बाद लगभग 5 साढ़े 5 साल तक मैंने उत्कर्ष में काम किया। उत्कर्ष की जो ऊंचाइयाँ हैं, जो वो मैंने जाती हुई अपनी आंखों से देखा, अपने कार्यों के साथ में देखा है। हाँ क्योंकि कोरोना काल के दौरान क्या हाँ, है कि कोरोना काल ऑनलाइन, में बिल्कुल। ऑनलाइन में कोई इंस्टीट्यूट नहीं था स्टार्टिंग में। उत्कर्ष था पहले, बिल्कुल, है ना? हाँ, कोरोना काल में मैं वहीं रहा। और हम्म मतलब भयंकर कोरोना काल में भी स्थिति ये थी सर। देखो, कई बार जीवन में ऐसा होता है। हम्म। कोरोना काल में दूसरी जो लहर आई थी, उस समय मेरे छोटे ब्रदर की मिसेस की डेथ हो गई थी। अच्छा। और उन परिस्थितियों में भी मैंने जो है चीज़ों को मैनेज करते हुए उत्कर्ष के वहाँ ऑनलाइन काम को नहीं छोड़ा। उसका परिणाम था कि बच्चों तक हम पहुँचे, ये अप्रोच बच्चों तक बनी। वरना वो परिस्थितियाँ ऐसी थी, लोग कोरोना में घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं निकल रहे और थे।
ऐसी भी स्थितियां वहाँ पर हुई कि बगल में बैठे हुए लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं और फिर भी हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। और उस तो समय तो सर इतना डर था हम्म, कि हर आदमी आदमी को देखकर डरता था। डरता पहली था। बार स्थिति ये आई थी बिल्कुल भी बिल्कुल। आदमी दूसरे आदमी को नहीं देखना चाहता था कोरोना काल में। बिल्कुल। तो सर ये जैसे आप उत्कर्ष में काम किया, इसके बाद में आपने नेक्स्ट गुरु संस्थान की स्थापना की। हाँ मतलब ये नेक्स्ट गुरु का विचार कहाँ से आया, कैसे आया? देखो क्या होता है कि मानव का मन बड़ा चंचल होता है हम्म। और इस तरह के विचार आना स्वाभाविक चीज़ें। हर आदमी सोचता है कि चलो अपन कहीं काम कर रहे हैं तो अपना भी कुछ करें। हम्म। अ, अभी मुझे 5 दिसंबर जब निकला है तब हम्म। तक 29 साल मुझे इस फील्ड में पढ़ाते हुए हो गए। बहुत लंबा टाइम हो गया। तो 1 साल पहले ही हमने इसको शुरू किया है, पिछले जनवरी फरवरी में ही। तो उस समय यूँ लगा था कि चलो कुछ अच्छा करना चाहिए या जो है मतलब अपने हिसाब से भी कुछ करना चाहिए। ये सोच करके हमने विचार बनाया और फिर उदयपुर से हमने इसकी शुरुआत की। अभी उदयपुर कोटा जयपुर जो है नेक्स्ट गुरु अपना काम कर ऑफलाइन रहा है। 3 ऑफलाइन है, ऑनलाइन तो है, हर ऑनलाइन जगह तो खैर अवेलेबल चल है। ही रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हाल सर अब आपको आगामी क्या योजना है आपकी भी, जैसे अपने नेक्स्ट गुरु स्थापित किया, अब अभी कोई आगे फ्यूचर प्लान? अभी तो कोई ऐसा बड़ा प्लान नहीं। अभी तो जहाँ जहाँ चल रहा है उसको प्रॉपर चले वो, क्योंकि देखो कोई भी संस्था शुरुआत होती है, नई चीज़ आती है तो स्ट्रगल तो रहते ही हैं। बिल्कुल तो अभी तो यूँ समझिए स्ट्रगल के फेज से ही हम गुजर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ध्येय हमारा यही है कि हम अच्छा कर पाएँ, आने वाले समय में बहुत अच्छा हो ठीक है। और उसी को आगे बढ़ाने की हमारी जो है योजना हमेशा रहती है, प्रयास रहता है। सर एक विद्यार्थी है जो क्या कि सरकारी नौकरी का प्रयास करता है, हम्म, बाई चांस नहीं मिल पाती, जैसे आपने कोई सरकारी नौकरी नहीं की, बहुत विद्यार्थियों को पढ़ाया, लाखों विद्यार्थी आपके परिचित हैं और एक अच्छा मुकाम आपने हासिल किया है, तो आप उन विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अब देखो नौकरी नहीं ले हाँ पाते? बिल्कुल ऐसा होता है। विद्यार्थियों के मन में ये रहता है कि भाई नौकरी ही सब कुछ है। हम्म। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप में टैलेंट है और आप उस टैलेंट का सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं तो नौकरी से कई बेहतर दूसरे काम भी हम कर सकते हैं। मैंने खुद ने भी जो है नौकरी को महत्व नहीं दे करके इस कार्य को महत्व दिया और 29 सालों से मैं लगातार इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। और मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ या बहुत अच्छा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर मुझे महसूस होता है कि आज लाखों की संख्या में मेरे स्टूडेंट हैं जो टीचर हैं गवर्नमेंट जॉब में मिल जाएंगे। तो बिल्कुल। वो इसीलिए संभव हुआ कि निरंतर उस दिशा में काम करते रहे और विद्यार्थियों के हित में काम करते रहे। अपना मेन ध्येय है, अपना विषय जो है उसमें बालकों को विद्यार्थियों को एक सकारात्मक दिशा दें। तो अगर व्यक्ति नौकरी भी नहीं मिले तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नौकरी नहीं होगी तो क्या होगा। हाँ क्योंकि बहुत से हम्म, क्षेत्र है काम करने के लिए, बहुत अगर सारे आप में क्षेत्र हैं। टैलेंट है तो टैलेंट कहीं, होना चाहिए, हाँ कहीं टैलेंट भी होना बढ़ चाहिए। सकते हैं। और दूसरा इंटरेस्ट आपका होना चाहिए शायद, इंटरेस्ट है ना? होना चाहिए। तो अब सर हाँ जी बोलिए सर। हाँ, जैसे मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ लेकिन साइकोलॉजी मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया हम्म। और आज मैं जनरल साइंस पढ़ाऊँ तो कोई मेरे से पढ़ेगा नहीं, हाँ क्योंकि बिल्कुल सही रुचि की है। बात है ना। और हाँ हाँ। साइकोलॉजी कोई भी पढ़ लेगा, वो जानता है इस बात को। तो रुचि होनी चाहिए आदमी की उसमें, अगर थोड़ा सा रुचि के साथ साथ में मेहनत भी मांगता है। क्योंकि मैं तो एकदम ग्रामीण परिवेश का था और आज बहुत सारे लोगों को जब मैं ये बोलता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है। मतलब मैं जिस टाउन में अभी रहता हूँ वहाँ पर कई बार ऐसा होता है, मैं जाता हूँ अचानक कई बच्चे मिलते हैं देखते हैं तो वो ताजुब करते हैं कि आप यहाँ के कैसे हो सकते हैं। अच्छा। तो यहाँ के हाँ, हाँ तो उनको लगता है ना ऐसा हाँ कि मतलब वहाँ तक जो सफ़र किया है वो अपने आप में, मेरे को नहीं लगता कि बहुत बड़ा सफ़र है लेकिन स्टूडेंट को लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको ऐसा लगता है कि वहाँ तक कैसे हमारे गांव का आदमी पहुँच सकता है। तो बिल्कुल। बाकी ऐसा कोई बड़ा नहीं है सर, कोई भी कुछ भी कर सकता है अगर लगन हो उसमें। हाँ बिल्कुल सही है सर। सर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग घटना जो आप साझा करना चाहिए हमसे, लाइफ की पूरी होल लाइफ में? इंटरेस्टिंग घटनाएं तो देखो बहुत सारी चीज़ें जीवन के अंदर आती जाती रहती है। हम्म। मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर ये बोलना चाहूँगा कि कई बार आदमी के सामने बहुत सारे अवसर आते हैं और उन अवसरों को कई बार हम जैसे कभी तो चूक जाते हैं और कभी उस अवसर को हम भुना लेते हैं। जैसे मैं उत्कर्ष में गया तो 2014 में भी एक बार मेरा ऐसा प्लान बना था कि मैं उनसे जुड़ूं ठीक है। और उसके लिए उनकी तरफ से भी छोटे मोटे प्रयास थे, मेरी तरफ से भी थे, लेकिन उस समय मैं नहीं जा पाया। पर ये एक सौभाग्य मानता हूँ मैं कि कोरोना काल से जस्ट पहले, हाँ तो जब हाँ, अपने को क्या कि ऑनलाइन होके लोगों के बीच में भी, ज्यादा भी जा जान सकते थे जा उस समय आप, सकते थे। हाँ। उस समय एक मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था
कि मैं उनसे जुड़ा, और वो कॉल आने पर जहाँ लोग मतलब पीछे हो गए, इस लाइन में बहुत सारे लोग थे तो अभी नज़र भी नहीं आते, उस टाइम हम आगे बढ़ने में कामयाब होने में जो है का सफल हुए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं मानता हूँ मेरे जीवन का, कि वो एक समय था, ईश्वर को ऐसा मंजूर था। वरना तो ऑफलाइन क्लासेस वाले जो थे ज़्यादातर, वो तो 2-3 साल के लिए तो बिल्कुल सामने ही नहीं रह पाए थे। तो ये बहुत से विद्यार्थियों के मन में ये शंका होगी कि वैष्णव सर से बात की जा रही है और साइकोलॉजी पे क्यों नहीं बात कर रहे। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो एक बातचीत है, वार्तालाप कह दें, इंटरव्यू कह दें, मुलाकात कह दें, ये केवल इनके जीवन से संबंधित है। एक अलग से वीडियो मनोविज्ञान को कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे करना है, वो हम अपलोड करेंगे, तो वहां आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सर, अंत में आप अभ्यर्थियों को कुछ कहना चाहें? अभ्यर्थियों के लिए तो सर मेरा तो ये संदेश है कि जीवन में बिना घबराए संघर्ष और बाधाएं जो है उनका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहें। निश्चित रूप से एक दिन सफलता मिलती है, क्योंकि सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो 2-2 3-3 बार प्रयास करके हताश होने की जगह मेहनत को बढ़ाते हैं और वो अंत में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल। कई स्टूडेंट होते हैं जो 1-2 बार असफल होने पर ही परेशान हो जाते हैं। दूसरी बात ये सर, असफलता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज कंपटीशन इतना बड़ा है। अभी अपन सोचें कि देखो, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए 2-2 हज़ार की वैकेंसी आई है, वो लाखों विद्यार्थी बैठेंगे, तो बिल्कुल। 2 हज़ार से ज़्यादा को तो सफलता मिलनी नहीं है। अब हाँ सीटें बढ़ जाए तो अलग मुद्दा है, हाँ हाँ लेकिन बिल्कुल। लेकिन अभी की स्थिति तो ये है, तो जो हार मान के बैठ जाएगा तो दिक्कत है, उसको आगे प्रयास करने की ज़रूरत है। और पहली बार में भी कई बार लोग मेहनत करके सफल हो जाते हैं, कई बार 2 बार 3 बार में होते हैं। तो आदमी को हार नहीं माननी चाहिए और सदैव आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप मेहनत करते आगे बढ़ेंगे तो सुनिश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ऐसी दुआएं मैं सभी के लिए करता हूं, और प्रयास करते रहिए, बस यही मेरा संदेश है। निश्चित ही सर की बातचीत से, सर के जीवन के लम्हों से आप हम सभी को फायदा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, धन्यवाद, आपने हमें अमूल्य समय दिया। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।